फ्रेंड्स, आप कुछ महीनों से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कहीं न्यूज़ और आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे और आपको उनसे यही समझ आ रहा होगा कि रशिया और यूक्रेन का सिलसिला कुछ महीनों से ही चल रहा है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स कुछ और ही बताते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यूक्रेन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यूक्रेन की हिस्ट्री का नाम सुनकर आपको सबसे पहले दिमाग में आया होगा 1991 का वो दौर जिसमें यूक्रेन को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसी समय पर यूएसएसआर कहीं इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बट गया था, जिसमें से उसका एक पार्ट था यूक्रेन। और उस समय पर रशिया ने यूक्रेन को कई तरीकों से सपोर्ट भी किया था और उन्हें सिक्योरिटी की पूरी गारंटी दी थी। पर अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1921 में यूक्रेन को रशियन रेवोल्यूशनरीज द्वारा कॉन्कर किया गया था, और फिर 1922 में जब यूएसएसआर का निर्माण हुआ था तब यूक्रेन को उसका एक हिस्सा बना दिया गया था और उसका नाम दिया गया था द यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पर गौर करने वाली बात यह है कि इससे महज 4 साल पहले ही यूक्रेन को आजादी मिली थी, वो भी रशियन एम्पायर से, जिसकी वजह थी कि रशियन रेवोल्यूशनरीज ने रशियन एम्पायर को डिफीट किया था 1918 में। इन्होंने 1921 में यूक्रेन को फिर से कॉन्कर कर लिया। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो रशियन रेवोल्यूशनरीज ने यूक्रेन को पहले आजादी दिलाई और फिर खुद ही इस पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसे सीधी आजादी मिली 1991 में, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था। और जब ये बंटवारा हुआ तो कई सारे यूक्रेनियंस तो बहुत सारी खुशियां मनाई कि अब वो एक आजाद देश बन चुके हैं, और उनका ये कहना था कि वो अब यूरोपियन नेशन की कैटेगरी में भी जाना चाहते हैं। पर उसी तरफ ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि वो अपने देश रशिया से अलग कर दिए गए हैं एंड दे डोंट लाइक इट, क्योंकि वहाँ पे सेपरेटिस्ट लोग रहा करते थे। क्योंकि उनके हिसाब से रशियंस और यूक्रेनियंस एक ही हैं, बिकॉज उन सबका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था और उनके हिस्टोरिकल कल्चर्स में भी काफी सिमिलैरिटी थी। तो अभी तक मैंने जो फैक्ट्स और इवेंट्स आपके सामने रखे हैं उससे यही समझ आता है कि इस समय यूक्रेन में 2 टाइप के लोग रहते हैं, जिसमें से पहले वो हैं जो यूक्रेन को रशिया से अलग मानते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं प्रो यूक्रेनियंस, और दूसरे वो लोग जो अभी तक खुद को रशिया का पार्ट मानते हैं और उन्हें हम कह सकते हैं प्रो रशियंस। और इन्हीं में से सेकंड कैटेगरी जो है उसका एक एग्जांपल है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि दिसंबर 12, 2021 को व्लादिमीर पुतिन के दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये बताया था कि यूक्रेनियन और रशियंस एक ही हैं और वो यूक्रेन को रशिया का ही हिस्सा मानते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज या फिर नेटो को ज्वाइन करे। और आप में से जिसको नहीं पता कि नेटो क्या है, तो मैं उनको ये बता दूं कि इसका मतलब है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज इंक्लूडेड है, और इसमें से टोटल 30 कंट्री है। अगर इसकी एक भी मेंबर कंट्री पर कोई भी नेशन अटैक करता है तो बाकी 29 कंट्रीज अपनी मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करके उनसे वॉर कर सकती है। यूरोपियन यूनियन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है वो माना जाता है जनवरी 2004, क्योंकि इसी समय पर यूरोपियन यूनियन में 10 नए देशों को एज ए मेंबर रिकॉग्नाइज किया गया था। उसमें से 8 कंट्रीज ऐसी थी जो एक न एक समय पर सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रह चुकी थी, और 8 में से 3 ऐसी कंट्रीज भी थी जो उसके बॉर्डर भी शेयर करती थी, जिनका नाम था एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। और साथ ही साथ ये तीनों नेटो का भी हिस्सा थी। और अगर उसकी दूसरी साइड की बात करूं तो जापान है, जो कि एक एक्टिव नेटो मेंबर है, और यूक्रेन से थोड़ा सा ही ऊपर आपको फिनलैंड नजर आ रहा होगा, जो कि एक इनएक्टिव मेंबर है नेटो का, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रशिया अपनी तीनों डायरेक्शन से नेटो या फिर यूरोपियन कंट्री से घिरा हुआ है। और लास्ट बचा है यूक्रेन, जो कि नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, और इसी कंट्री के 46% लोगों ने इच्छा भी जताई है कि वो यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनते हुए देखना चाहते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ कुछ ऐसी खास हमदर्दी नहीं है। वो बस यही चाहता था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, वरना वो हर तरफ से घेर लिया जाएगा। और पुतिन ने कई बार कोशिश भी करी है यूक्रेन को दबाने की, ताकि वो नेटो का हिस्सा ना बन सके। इसका सबसे पहले इंसिडेंट हमें तब देखने को मिला जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था इन 2014। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने इच्छा जताई कि वो यूरोपियन कंट्रीज को ज्वाइन करेगा, और यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत खुश हो गई कि यूक्रेन उनका हिस्सा बनना चाहती है। और उन्होंने यूक्रेन से कहा कि उसे कुछ मेंबरशिप फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहली थी कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर के आए। और उनकी दूसरी शर्त ये थी कि उनकी जो अपोजिशन लीडर थी यूलिया टीमोशेंको, जो उस समय जेल में थी, उन्हें भी रिहा करना पड़ेगा। और यूक्रेनियंस इस चीज से पूरी तरह से एग्री कर रहे थे, और वहाँ के पार्लियामेंट में ही मेजोरिटी ने इसी फैसले को सपोर्ट किया, और एक एग्रीमेंट भी साइन होने वाला था इसके लिए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन को ये बात जची नहीं, और उसने यूक्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और ये भी कहा कि अगर वो इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेगा तो वो उसे $15 बिलियन की फाइनेंशियल रिवॉर्ड देगा, और उसे गैस प्राइसेस पर भी बहुत ज्यादा अच्छा रेट दिया जाएगा। और ये भी कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके साथ सारा ट्रेड वो बंद कर देगा। इनडायरेक्टली रशिया ने यूक्रेन को रिश्वत दी थी। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया, और वो पुतिन के सामने झुक भी गए। और ये देखकर वहाँ की पब्लिक अनकंट्रोलेबल हो गई, और स्टूडेंट्स ने भी बहुत ही हाई लेवल्स पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट
स्टार्ट करती है और ये देखते हुए 16 जनवरी का बहुत ही वन साइडेड डिसीजन और लॉ पास किए गए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा और इलेक्शन भी बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट किए गए 2014 में। उसके बाद 2014 में ही आई द रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी, जिसमें एक बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्टर्स रोड पे आ गए थे और उनकी डिमांड ये थी कि प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दे और उन पर करप्शन और फ्रॉड के भी चार्जेस लगाए गए, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट ने काफी रूड रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट दंगे में बदल गए और उसके बाद आखिरकार प्रेसिडेंट को बॉयकॉट कर दिया गया वहाँ की पब्लिक के द्वारा और फिर से इलेक्शन वहाँ पर कंडक्ट किए गए और नए प्रेसिडेंट बने पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने 27 जून 2014 को यूरोपियन यूनियन के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। एंड एट दैट टाइम पुतिन वाज लाइक, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर पुतिन यहाँ पर शांत का रहने वाला था। पुतिन को पहले ही भनक लग चुकी थी कि वो यूक्रेन पर अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो खोने वाला है, तो उसने बदला लेने के लिए अपनी मिलिट्री को क्रीमिया में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं बात करूँ क्रीमिया की, तो उसे एक ऑटोनॉमस देश का दर्जा दिया गया था, जबकि वो यूक्रेन का ही पार्ट था, जिसका मतलब था कि वो एक अलग कंट्री की तरह ही एक्ट कर सकता है। पर यूक्रेन पर इन्फ्लुएंस ना खोने के लालच में रशिया ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और जब यूएसए और कई देशों ने इस पर नाराजगी दिखाई तो उस रिप्लाई में ये कहा कि वो एक इन्वेजन नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी मिलिट्री को वहाँ भेजकर कुछ पूछेगा वहाँ की पब्लिक से कि वो लोग क्या चाहते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने एक फेक रेफरेंडम को पब्लिश कर दिया, जिसमें बताया गया था कि वहाँ की 90% पॉपुलेशन यही चाहती है कि रशियन गवर्नमेंट ही वहाँ पर रूल करे। फिर उससे कुछ दिनों के बाद असल रेफरेंडम भी लीक हो गया था, जिसके हिसाब से सिर्फ 20% पॉपुलेशन ये चाहती थी कि क्रीमिया पर रशिया राज करे। ये तो हमने बात करी हिस्ट्री में घटित कुछ इंसिडेंट की, और अब हम बात करेंगे सेकंड इंसिडेंट की। इसका दूसरा इंसिडेंट हमें अभी रिसेंटली देखने को मिल ही रहा है, जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया और उसने एक स्टेटमेंट भी दिया कि जो भी कंट्री इस मैटर में इंटरफेयर करेगा तो अपनी हालत का वो खुद ही जिम्मेदार होगा और उस कंट्री को ऐसी तबाही हासिल होगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। जिसके जवाब में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि रशिया के एक्शन के कॉन्सिक्वेंस उसे फेस करना ही पड़ेगा। और इससे पहले यूएसए द्वारा ये बता दिया गया था और वार्निंग दे दी गई थी कि रशिया अपनी मिलिट्री को 16 फेब 2022 को डिप्लॉय कर देगा यूक्रेन में, पर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ और रशिया ने बड़ी चालाकी दिखाई और 21 फेब को उसने ये ऐलान किया कि यूक्रेन के 2 ईस्टर्न एरियाज जो कि सेपरेटिस्ट मेजोरिटी एरिया है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस दे दिया जाएगा और ये एरियाज इन सेपरेटिस्ट द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं काफी लंबे समय से और इनको रशियन ऑक्यूपाइड रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग रशिया को ही अपना हिस्सा मानते हैं। इन एरियाज का नाम है लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक। मई 11, 2014 को इन एरियाज ने अपनी नई कंट्री का ऐलान किया और उसके बाद रशिया ने इन दोनों एरियाज में बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट कर दिया और इन्हें फाइनेंशियली भी काफी सपोर्ट किया, जैसे कि इन्हें मिलिट्री सपोर्ट दिया और साथ ही साथ इन एरियाज में रहने वाले लोगों को रशियन पासपोर्ट भी दे दिए गए थे। और इन रीजन में ज्यादा दंगे फसाद ना हो इसके लिए एक नया मिन्स्क एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जिसके तहत यूक्रेन को इन एरियाज पर एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ गया और इसे भी एक ऑटोनॉमस कंट्री बना दिया गया, जैसा कि हमने क्रीमिया के साथ होते हुए देखा था। और अब अगर मैं बात करूं रिसेंट की, तो जब ये एक प्रो रशियन एरिया है ही, तो पुतिन ने इसके लोगों को सपोर्ट में आके ये कहा कि सेपरेटिस्ट एरिया को अब एक अलग कंट्री बना दिया जाए और इसके रीजन ये दिया कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जेनोसाइड फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब कि वो ईस्टर्न एरियाज में सेपरेटिस्ट लोग हैं उनकी पूरी रेस को ही खत्म कर देना चाहते हैं। पर पुतिन का ये दावा पूरी तरीके से गलत साबित हुआ क्योंकि असल में यूक्रेन में ऐसी कभी कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। इसके पीछे रशिया का मकसद केवल ये है कि वो इन कंट्रीज को पहले क्रीमिया की तरह ही फ्री करेगा और फिर वहां पर इन्फ्लुएंस जमा कर अपने लोगों के बीच में अपनी टेरिटरी के अंदर ले लेगा। और अब रशिया ने पहले की तरह ही इन कंट्रीज में अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया और मिन्स्क एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी। और पुतिन को यहाँ तसल्ली नहीं मिली, उसने पूरी कंट्री को ही इन्वेट करने का ठान लिया, जिसके लिए उसने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई। और अब जैसा कि जानते ही कि रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस अपने आसपास की हर कंट्री पे फैलाया हुआ है, क्योंकि उसे भी हर 6 से 7 साल में चाइना की तरह ही दौरा पड़ता है अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने का। तो उसने बेलारूस, ट्रांसनिस्ट्रिया और क्रीमिया में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करके उसे तीनों डायरेक्शन से घेर लिया और उस पर हर तरफ से अटैक कर दिया। तो भाई अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो दुनिया के पास केवल 3 ही सॉल्यूशन है। पहला तो ये कि हम रशिया को उसका काम करने दें, पर ऐसा करना हरगिज भी सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो उसकी आदत बन जाएगी, धीरे धीरे वो सभी देशों को इन्वेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड सेकंड ऑप्शन ये होगा कि सारी कंट्रीज अपने अपने ट्रूप्स को वहाँ भेज दे और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दे, जो कि आज कोई भी कंट्री नहीं चाहती है, क्योंकि एट द एंड
उससे चीजें सिर्फ वर्स्ट स्टेज पर ही पहुंचेंगी। और वैसे भी इन सब में नेटो शामिल हो सकती थी, पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, ये कहते हुए कि वो अब इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता मिलिट्री बेच के, क्योंकि अभी तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। और फिर उन्होंने कहीं तरीकों से इनडायरेक्टली उनकी मदद भी की, जैसे कि फाइनेंशियली हेल्प करके, बट इस समय आर्थिक नहीं बल्कि मिलिट्री हेल्प की जरूरत है यूक्रेन को। पर उसके लिए जो नेटो ने उन्हें पीठ दिखा दी, जिसकी वजह से यूक्रेन मिनिस्टर ज़ेलेंस्की भी काफी निराश है। और हमारे पास थर्ड ऑप्शन ये है कि रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर उसकी इकोनॉमी पर डायरेक्टली अटैक किया जाए। इवन यूएसए, यूरोप, कनाडा, जापान जैसी कई कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस ऑलरेडी लगा भी दिए हैं, और सबसे बड़ा सैंक्शन लगाया है इनमें से जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी ने अपनी गैस सप्लाई रशिया से बंद कर दी है, जिसकी वजह से उसकी खुद की 50% गैस सप्लाई कट हो गई है। और यही हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस का डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि सिर्फ सैंक्शन लगने वाली कंट्री पर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सैंक्शन लगाने वाली कंट्री पर भी इफेक्ट होता है। और सैंक्शन इस पे ही डिपेंड करते हैं कि कंट्रीज कितना नुकसान सह सकती है। पर ये सब कॉन्सिक्वेंसेस पता होने के बाद भी रशिया ने वॉर का ऐलान किया और सब देशों से पंगा लिया, क्योंकि पुतिन की ये आदत है कि अगर वो कुछ ठान ले तो वो कुछ भी सह लेता है उसके लिए। अब अगर मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ तो हमें कई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि फॉरेन रेसिडेंट और स्टूडेंट जो वहाँ स्टे कर रहे हैं उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें कई चीजों के रेट भी बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे कि क्रूड ऑयल। टोटल क्रूड ऑयल की सप्लाई में 13% सप्लाई रशिया ही करती है, और अगर ऑयल की ग्लोबल सप्लाई गिरी तो भाई आसमान पर मिलेंगे पेट्रोल डीजल के रेट, और मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा और हमारी करेंसी भी डिवैल्यूएट हो जाएगी। और अगर इंडिया ने रशिया को अपोज किया तो इंडिया को भी इससे काफी भारी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया की आर्म्ड वेपन्स की 50% सप्लाई रशिया ही करता है, वो हमारी बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि रशिया और चाइना के बीच के संबंध और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से गहरे हो जाएंगे। और वैसे भी एक इंटरनेशनल मीटिंग में रशिया पहले ही कह चुका है कि अगर उसे इंडिया और चाइना के बीच में वॉर में किसी की हेल्प करने का मौका मिला तो वो अपने ब्रदर चाइना की हेल्प करेगा बजाय अपने दोस्त इंडिया के। ऐसा इसलिए कि चाइना और रशिया के मेन दुश्मन है यूएसए, और इसलिए उनका साथ इतना ज्यादा है। एंड फ्रेंड्स, जो रशिया यूक्रेन की लास्ट अपडेट आई है वो ये आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने ये कहा है कि वो बातचीत करने के लिए रेडी हैं, पर यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा उससे पहले। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही फिनिश होता है, और हम यही दुआ करते हैं कि रशिया जल्द से जल्द वॉर को खत्म कर दे, ताकि ये क्राइसिस किसी वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।